शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। आज हमारे पास सीपीसी के हवाले से ऑर्डर 7 है। ऑर्डर 7 जब हमने ऑर्डर 6 पढ़ा था तो ऑर्डर 6 के रूल नंबर 1 में वो कहता है कि प्लीडिंग कंटेन 2 थिंग, यानी जो प्लीडिंग है उसमें 2 चीज़ें मौजूद हैं। पहली क्या है? प्लेंट है, और दूसरी क्या है? रिटन स्टेटमेंट है। यानी ऑर्डर 6 का ही एक तरह का इसको पार्ट कह सकते हैं। अब हम सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर 7 के तहत प्लेंट को डिस्कस करेंगे। प्लेंट का उर्दू का मतलब जो है वो दावा है या केस या मुकदमा है। तो बेरक्ट अपने खोल लें, अपनी नोटबुक रेडी कर लें कि यानी जो जो मैं बताता जाऊं उसके मुताबिक अपने 1 लाइनर बनाते जाएं। रूल नंबर 1 की बात करते हैं। पार्टिकुलर्स टू बी कंटेन इन प्लेंट, कौन सी चीज़ें हैं जो प्लेंट में होती हैं? द प्लेंट शैल कंटेन द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब एक दावा दायर किया जाता है तो उसमें पहले नंबर पर जो हम डिसाइड करते हैं वो करते हैं द नेम ऑफ कोर्ट इन विच द सूट इज ब्रॉड, यानी अदालत का नाम कि किस अदालत में हम केस दायर करने जा रहे हैं। द नेम, डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ द प्लेंटिफ, प्लेंटिफ मतलब मुदई, कि प्लेंटिफ की जो रहाइश है, जो उसकी वल्दियत है, जो उसकी कास्ट है, उसका मोहल्ला, उसका ज़िला, वो सारे जो उसकी डिटेल होती है वो लिखनी है। यानी कि अहमद वल्द सईद कास्ट फलां, रेजिडेंस फलां, और जो भी उसका पता बनता है। उसके बाद नंबर सी पे है द नेम, डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ द डिफेंडेंट सो फार एज दे कैन बी असरटेन्ड, यानी उसके बाद जो डिफेंडेंट होता है, जो मुद्दा अलह होता है, जिसके खिलाफ हम केस दायर कर रहे होते हैं, उसकी सारी डिटेल लिखते हैं। उसका नाम क्या है, बल्दियत क्या है, उसकी ज़ात क्या है, वो रहता कहाँ पे है, ताकि उस तक अप्रोच किया जा सके। क्योंकि उसके खिलाफ केस किया, अगर उसके पते की ना पता हो तो केस का क्या फ़ायदा, आपको रिलीफ कहाँ से मिलेगा। नंबर डी, वेयर द प्लेंटिफ और द डिफेंडेंट इज माइनर और ए पर्सन ऑफ द अनसाउंड माइंड ए स्टेटमेंट टू दैट अफेक्ट। जब प्लेंटिफ या डिफेंडेंट माइनर हो या पागल हो, उनकी स्टेटमेंट उस तरह दर्ज की जाएगी। द फैक्ट्स कंस्टिट्यूटिंग कॉज ऑफ एक्शन एंड व्हेन इट अराइज, उसके बाद वो फैक्ट लिखने हैं, जो इशू है, जो एक्चुअल मसला है, उसको लिखना है कि जिसकी वजह से ये मसला सारा अराइज हुआ है। द फैक्ट्स शोइंग दैट द कोर्ट हैज जुरिडिक्शन, नंबर एफ के बाद, यानी जब फैक्ट्स लिख लेने हैं तो उसके बाद अदालत का लिखना है कि इस अदालत की जुरिडिक्शन बनती है। उसके बाद द रिलीफ विच द प्लेंटिफ क्लेम्स, यानी नाम लिख लिया, डिफेंडेंट का लिख लिया, अदालत का नाम लिख लिया, प्लेंटिफ का नाम लिख लिया, डिफेंडेंट का नाम लिख लिया, अगर माइनर हैं दोनों तो उनकी डिटेल लिख ली। उसके बाद फैक्ट्स लिख लिए, जिस बेस वजह, जो वजह अनाद है वो लिख लिया। उसके बाद जुरिडिक्शन भी तय होगी। लास्ट में आपने ये डिटरमिन करना है कि आप क्लेम क्या कर रहे हैं। द रिलीफ विच द प्लेंटिफ क्लेम्स, वेयर द प्लेंटिफ हैज अलाउड टू ए सेट ऑफ और रिलिंक्विश्ड ए पोर्शन ऑफ हिज क्लेम, द अमाउंट सो अलाउड और रिलिंक्विश्ड, and a statement of the value of the subject matter of the suit for the purpose of the jurisdiction and of court fees so far as the case admits। यानी जितनी चीज़ें आपने पहले नंबर पे तो वो कहता है जो चीज़ें आपने लेनी है और उनमें से जो छोड़ी हैं वो भी बयान करनी कितना बनता है, और दूसरा ये कि कोर्ट फीस का डिसाइड करना है कि इस सूट की वैल्यू कितनी बन रही है, ताकि एक तो जुरिडिक्शन का तयन किया जा सके, इतनी वैल्यू का केस ये सुन भी सकती है अदालत या नहीं, और उसके साथ साथ कोर्ट फीस का तयन किया जा सके कि कोर्ट फीस कितनी लगेगी। ठीक हो गया। इसी के रूल 2 की बात करते हैं। इन मनी सूट, जो पैसों के केस होते हैं, जो अमाउंट वाले केस होते हैं, जो ज़र के केस होते हैं, वेयर द प्लेंटिफ सीक्स द रिकवरी ऑफ मनी, द प्लेंट शैल स्टेट द प्रिसाइज अमाउंट क्लेम्ड, but where the plaintiff sues for mason profit or for an amount which will be found due to him on take unsettled accounts between him and the defendant, the plaintiff shall state the approximately the amount sued for। अगर आपका कोई पैसों का ज़र का लेन देन है, नगद भी हो सकता है, वो क्रेडिट पे भी हो सकता है, यानी आपके पैसों का लेन देन है, जितना आपका लेन देन है वो प्रिसाइज और एग्जैक्ट अमाउंट लिखनी है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी ए ने बी से 5 लाख रुपया लेना है,
ये दावे में अमाउंट ऐसे ही लिखी होनी चाहिए। हाँ, पार्ट 2 में वो कहता है बट वेयर द प्लेंटिफ सूज फॉर मैसन प्रॉफिट, आप उस प्रॉफिट का मुतालबा कर रहे हैं जो नजायज कब्जा करने के बाद आपकी ज़मीन से वो उसी ने कमाई है, तो आप उससे मैसन प्रॉफिट मांगते हैं, तो आपको पता नहीं है ना मैसन प्रॉफिट एग्जैक्ट कितनी बन रही है, तो आप सारे की एवरेज निकालते हैं, तो उसके लिए आप लिखते हैं वर्ड अप्रोक्सीमेटली, यानी तकरीबन इतनी अमाउंट, ऑलमोस्ट, ठीक है, यानी वो तकरीबन का वर्ड साथ लाजमी ऐड करना है, क्योंकि एग्जैक्ट आप नहीं जानते होते। जब एक चीज़ को एग्जैक्ट ना जानते हो तो उसके साथ जब तकरीबन लिखते हैं तो वो आस पास कंसीडर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रूल 3 की। Where the subject matter of the suit is immovable property, where the subject matter of the suit is immovable property, the plaint shall contain a description of the property sufficient to identify it, and in case such property can be identified by boundaries or numbers in a record of settlement of survey, the plaint shall specify such boundaries or numbers। अब इसमें यह कहता है रूल नंबर 3 में, जब आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी के मुताल्लिक कोई केस करना हो, आपकी कोई जरी ज़मीन है, आपकी कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है, आपका कोई प्लाजा है, कोई घर है, जब उसके मुताल्लिक आपने केस करना है, फॉर एग्जांपल ये बॉक्स आपका एक तरह का प्लॉट है या घर है, तो आपने इसके मुताल्लिक केस करना है, तो आपने ये बताना है कि मशरक वाली साइड पर क्या है, मशरक वाली साइड पर आपने दावे में बताना है कि गली है, मगरब वाली साइड पर क्या है, मगरब वाली साइड पर आपने बताना है कि ग्राउंड है, यानी जो है, इधर क्या है जी, इधर मकान है फलां का, इधर क्या है जी, इधर मेन जो है मस्जिद है, हदूद अरबा, उसका महल्ले वकू कि उस बाउंड्री के दाईं साइड पे क्या है, बाईं साइड पे क्या है, लेफ्ट में क्या है, राइट में क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपने उस बाउंड्री, उस प्लेस, उस प्रॉपर्टी के मुताल्लिक अपने दावे में बतानी है प्लेंट में, ताकि जब उस प्रॉपर्टी का जिक्र किया जाए या लोकल कमीशन अपॉइंट किया जाए या उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, तो आप एग्जैक्ट उस प्रॉपर्टी को जान सकें कि इस प्रॉपर्टी की बात हो रही थी। आपने रजिस्ट्रियाँ तो करवाई होंगी शाह जी, रजिस्ट्रियाँ जब करवाते हैं तो हम लिखते हैं कि ये इतने कनाल का प्लॉट जिसके मशरक में ये है, मगरब में ये है, शुमाल में ये है, जनूब में ये, वो सारी जो उसके आजू बाजू में चीज़ें होती हैं वो सारी हम बयान करते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए बयान करते हैं ताकि हमारा जो प्लॉट है जब भी उसका जिक्र हो उसको आइडेंटिफाई किया जा सके, पहचाना जा सके। तो इधर प्लेंट में भी यही कहता है कि अगर कोई ज़मीन का केस हो, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का हो, तो उसकी सारी डिटेल लिखते हैं ताकि जब भी केस की एग्जैक्ट लोकेशन का पता किया जा सके तो उसको आसानी से अप्रोच किया जा सके। ठीक हो गया। बात करते हैं रूल 4 की। When plaintiff sues as representative, जब एज ए नुमाइंदा केस किया जा रहा हो, where the plaintiff sues in a representative character, the plaintiff shall show not only that he has an actual existing interest in the subject matter, but that he has taken the steps, if any necessary, to enable him to institute a suit concerning it। यानी जब एक बंदा किसी का नुमाइंदा बनकर कोई केस कर रहा हो तो ना सिर्फ उसको पार्टी बल्कि वो खाली नुमाइंदा बनने के हद तक वो पार्टी नहीं है, अगर उसको ज़रूरी लगे कि इसमें कोई स्टेप भी उठाने की ज़रूरत है तो वो भी वो उठा सकता है। ओके हो गया। बात करते हैं रूल नंबर 5 की। सोनिया आपको समझ आ गई इसकी? ओके हो गया। डिफेंडेंट्स इंटरेस्ट एंड लायबिलिटी टू बी शोन द प्लेंट। अभी हम जितना भी पढ़ रहे हैं, जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, हमने सारी चीज़ें वो बयान करनी है और वो समझनी है जो एक दावे के मुतल्लक होती हैं। जब एक मुद्दई एक प्लेंटिफ केस दायर करता है तो उनको इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना होगा कि ये इंग्रेडिएंट्स उसके हों। ठीक है। तो अब कहता है डिफेंडेंट्स इंटरेस्ट, जो डिफेंडेंट का इंटरेस्ट है, एंड लायबिलिटी टू बी शोन, यानी जो उसका उस दावे में रोल है, जो उस पर एतराज़ात हैं या जो उसकी जिम्मेदारी हैं, वो भी आपने लिखनी। द प्लेंट शैल शो दैट द डिफेंडेंट इज और
claims to be interested in the subject matter and that he is liable to be called upon to answer the plaintiff demand। उसमें कहता ये है कि जो आपका उससे मुतालबा है, जो आप क्लेम कर रहे हैं डिफेंडेंट से, एक तो वो लिखना है और उसके बाद डिफेंडेंट बाउंड है कि जब आप उसको नोटिस वगैरह करेंगे वो उस चीज़ का आके जवाब दे। ठीक है, टाइम मिल रहा है ना साथ नोट डाउन करने का? इब्राहिम, ये वन लाइनर बहुत ज़रूरी है, तो कोशिश करते जाएं कि वन लाइनर बनाते जाएं, क्योंकि जब ये हमारे बार बार टेस्ट होने हैं ना, इसी जो हमारा मंडे है उस दिन टेस्ट है सीपीसी का, और सीपीसी का जो टेस्ट है वो जाहिर सी बात है आज हमने सारा कंप्लीट कर लेना कल के दिन तक, तो मंडे को टेस्ट है, तो इसको आप सब ने दोबारा खुद पढ़ना है, तो आपके वन लाइनर होंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ हर चीज़ को इजी से इजी एक्सप्लेन करने की। अब वन लाइनर आपने बनाने हैं, क्योंकि अगर वन लाइनर नहीं बनाएंगे तो आपको दोबारा फिर सारी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और उसके मीनिंग निकालने पड़ेंगे, तो वो थोड़ा सा मुश्किल है, लंबा टाइम है। उसके बाद है रूल नंबर 6, grounds of exemption from limitation law, where the suit is instituted after the expiration of period prescribed by the law of limitation. The plaintiff shall show the ground upon which exemption from such law is claimed. एक दावा करना था, ए ने दावा करना था बी के खिलाफ, यानी ए और बी के दरमियान कोई मुआहदा था या कोई लेन देन था, तो उनके आपस में मामला तय ना पाए, ख़राब हो गए। उस दावे को अगर वो अपना रिलीफ क्लेम करना चाहता था तो उसके पास बेसिकली 3 साल थे, ऐसे एक अंदाज़न पीरियड लिख लेते हैं, 3 साल का उसके पास पीरियड था, लेकिन वो 3 साल की बजाय 3 साल 4 महीने बाद केस करता है। 3 साल भी गुजर के उसके 4 महीने बाद केस करता है। अकॉर्डिंग टू रूल 6, ग्राउंड्स ऑफ एग्जेम्पशन फ्रॉम लिमिटेशन लॉ, जो लिमिटेशन का लॉ है ना, कुछ दावाजात के बारे में उसने क्लियर कट लिखा हुआ है कि इस दावे के लिए इतना टाइम है, इस दावे के लिए इतना टाइम है, लिमिटेशन लॉ पढ़ के देखिएगा। तो लॉ ये कहता है, जो रूल 6 है उसमें ये कहता है कि अगर आपने जो लिमिटेशन लॉ के मुताबिक दिया गया पीरियड है वो गुजार ली है आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ लिमिटेशन पीरियड, जो उसका एग्जैक्ट पीरियड था वो आपने गुजार लिया, उसके बाद जब आप केस 4 माह बाद दायर करते हैं तो ना सिर्फ आपने लिमिटेशन लॉ का जिक्र करना है बल्कि वो वजह भी बतानी है कि आपने इतना पीरियड कहाँ लगाया, जो एग्जम्पशन है जिस बेस पर आप केस लेके आ रहे हैं। दोबारा पढ़ो इसको, ग्राउंड्स ऑफ एग्जम्पशन फ्रॉम लिमिटेशन लॉ वेयर द सूट इज इंस्टीट्यूटेड, इंस्टीट्यूट का मतलब होता है दायर करना, ये इंस्टीट्यूशन वाला नहीं है, ये यहाँ इंस्टीट्यूशन जब भी आएगा या इंस्टीट्यूटेड जब भी आएगा इसका मतलब होगा दायरगी। where the suit is instituted after the expiration of this period prescribed by the law of limitation, जो law of limitation के मुताबिक दिया गया पीरियड है वो अगर गुजर जाता है तो the plaintiff shall show the ground upon which exemption from such law is claimed, यानी आपके पास क्या ग्राउंड है कि आप गुजरे वक्त के बाद भी आ गए, आप फिर ग्राउंड लेंगे जी मुझे पता ही नहीं था कि ये हो गया, या मैं बीमार था या आउट ऑफ कंट्री था, जो भी आप ग्राउंड लेंगे वो बाद की बात है, लेकिन वो बताना ज़रूर है कि आप लेट क्यों आए हैं। गॉट इट? अब जी हमारे पास है रूल 7, relief to be specifically stated. Every plaintiff shall state specifically the relief which the plaintiff claims either simply or in the alternative, and it shall not be necessary to ask for general or other relief, which may always be given as the court may think just to the same extent as if it had been asked for, and the same rule shall apply to any relief claimed by the defendant in his written statement. अब अक्सर अकॉर्डिंग टू रूल 7 ऑर्डर 7 लॉ ये कहता है कि आपने जो भी रिलीफ क्लेम करना है वो वाजे तौर पर लिखा होना चाहिए कि ये मेरे मकान का कब्ज़ा नहीं छोड़ रहा या मैंने इससे पैसे लेने हैं।
या मेरी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी मुश्तरका है, हम उसकी पार्टीशन चाह रहे हैं। यानी जो भी आपका रिलीफ है वो वाज़े तौर पर आपने लिखना है। ये नहीं है कि गुमसुम का रिलीफ मांग लेना, जो जनाब को मुनासिब लगे वो रिलीफ फ्राहम कर दे। ऐसा रिलीफ लॉ कहता है क्लेम नहीं करना। जो मांगना है एग्जैक्ट और वाज़े और क्लियर कट मांगना है, ठीक है। एवरी प्लेंट शैल स्टेट स्पेसिफिकली द रिलीफ विच द प्लेंटिफ क्लेम्स, यानी जो भी रिलीफ मांगना है वो स्पेसिफिक हो, वाजे हो, इधर सिंपली और इन दी अल्टरनेटिव। जो भी चीज़ आपने मांगनी सिंपल वे में मांगनी है, ये नहीं लिखना कि जो और मुनासिब समझे वो भी फराम कर दिया जाए। और यही रूल अप्लाई होता है डिफेंडेंट के लिए भी। डिफेंडेंट ने भी जिस चीज़ से डिनाई करना है या जिस चीज़ का जिक्र करना है क्लियर कट करना है, एम्बिगुअस रख के कुछ नहीं करना। आगे चलते हैं जी रूल 8 पर। अक्सर दावाजात लिखे होते हैं ना, पहले हम जब प्रेयर करते हैं तो प्रेयर में एक तो एग्जैक्ट जो रिलीफ मांग रहे होते हैं वो मांगते हैं कि हमें स्टे ग्रांट कर दिया जाए, ये फलां फलां। नीचे हमने लिखा होता है जो कोर्ट को मुनासिब लगे वो भी ऑर्डर फरमा दे। तो लॉ कहता है कि ऐसा नहीं करना, जो मांगना है वाज़े तौर पर मांगो ताकि आपकी उस पर मामलात हो सके। रिलीफ फाउंडेड ऑन सेपरेट ग्राउंड्स, सेपरेट ग्राउंड पर वो कहता है जो भी रिलीफ है मांगना है। Where the plaintiff seeks relief in respect of separate distinct claims or causes of action founded upon separate and distinct grounds, they shall be stated as far as may be separately and distinctly। यानी जो चीज़ भी आपने मांगनी है, फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया, एक तो आप कहते हैं कब्जा छुड़वाना है, दूसरा कहते हैं इस पर जो मुनाफा था वो भी लेना है, तीसरा कहते हैं कि इसको हर्जाना भी किया जाए या बाज भी रखा जाए। एक ये एग्जांपल होगी। दूसरी एग्जांपल ये है कि अक्सर डेजोलेशन के केस आते हैं कि आ गया जी खुला आ गया, उसके बाद नानो नफका, उसके बाद जहेज सामान। यानी एक ही दावे में अगर आप बहुत ज़्यादा क्लेम मांग रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा रिलीफ मांग रहे हैं, हर रिलीफ की वजह और ग्राउंड सेपरेट होनी चाहिए। ये बताने का मकसद ये है। वैसे तो एक दावे में आप खुला मांग रहे हैं, ठीक है, बात ख़त्म, एक ही चीज़ मांग रहे हैं। अगर एक दो तीन चीज़ें मांग रहे हैं, एक दो तीन चीज़ें या तीन से ज़्यादा चीज़ें हर चीज़ की ग्राउंड जो है वो सेपरेट होनी चाहिए। ये नहीं है कि एक ही पैरे में सारा कुछ लिख दिया जाए, ठीक है। बात समझ आ गई। रूल 9, प्रोसीजर ऑफ एडमिटिंग प्लेंट कंसाइज स्टेटमेंट्स। यानी जब एक दावा आपका दायर हो जाए उसके बाद वो कबूल भी हो जाए, एक्सेप्ट भी हो जाए। द प्लेंट शैल इंडोर्स ऑन द प्लेंट the plaintiff shall endorse on the plaint or annex thereto a list of the documents if any which he has produced along with it। यानी जब भी एक दावा दायर करना है तो उसके साथ क्या होनी चाहिए, बाकी डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं उनकी भी लिस्ट लगी होनी चाहिए कि किन किन डॉक्यूमेंट पर आप रिलाई कर रहे हैं। उसके अलावा क्या होना चाहिए, द प्लेंटिफ शैल प्रेजेंट विद हिज प्लेंट एज मैनी कॉपीज ऑन प्लेन पेपर ऑफ द प्लेंट्स as there are defendants plus the 2 extra copies unless the court by reason of the length of the plaint or the number of the defendants or for any other sufficient reason permits him to present a like number of concise statement of the nature of the claim made or of the relief claimed in the suit, in which case he shall present such statements and draft form of summons and fees for the service thereof। बात इसमें यह करता है, जब आपने दावा दायर करना है तो उसके साथ जितने भी डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं, जिनका जिक्र कर रहे हैं, उनकी लिस्ट लगानी है कि ये डॉक्यूमेंट पर इंसार करके मैं साथ लगा रहा हूँ। उसके बाद 2 कॉपी एक्स्ट्रा लगानी है, उसके बाद प्लेन पेपर के साथ कॉपीज लगानी ताकि डिफेंडेंट्स तक पहुँच सके, क्योंकि जितने डिफेंडेंट्स ज़्यादा होंगे उतनी कॉपियाँ आपने लगानी है। हाँ, अगर आप कॉपी सारी नहीं लगाते तो आप उस दावे की एक शॉर्ट सी स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू कोर्ट अगर अलाउ करती है तो सारे दावे की एक शॉर्ट से स्टेटमेंट भी साथ अटैच करके
अपने आप को उससे बचा सकते हैं, लेकिन लगानी चीज़ ज़रूरी है, दोनों में से एक भी। मोस्टली चलता यही है कि हम दावे की कॉपियाँ ही लगाते हैं, शॉर्ट स्टेटमेंट, कंसाइज स्टेटमेंट नहीं लगाते। बात करते हैं जी रूल 10 की, इंतहाई इम्पोर्टेंट है। रिटर्न ऑफ प्लेंट, दावे की वापसी। द प्लेंट शैल एट एनी स्टेज ऑफ द सूट बी रिटर्न टू बी प्रेजेंटेड टू द कोर्ट इन विच द सूट शुड हैव बीन इंस्टीट्यूटेड। यानी जो दावा है वो केस की किसी भी स्टेज पर अदालत जो है वो उसको जिसने दायर किया होता है उसको वापस कर सकती है, मुद्दई को दावा उसका वापस कर सकती है। इसका नीचे वाला पार्ट पढ़ें, पार्ट 2। प्रोसीजर ऑन रिटर्निंग प्लेंट, वापसी का तरीक़ेकार क्या है। ऑन रिटर्निंग ए प्लेंट द जज शैल इंडोर्स देयर ऑन द डेट ऑफ इट्स प्रेजेंटेशन एंड रिटर्न। यानी जब अदालत या जज उस प्लेंट को वापस करेगा तो उसकी वापसी की एक तो तारीख लिखेगा, एंड द नेम ऑफ द पार्टी प्रेजेंटिंग इट, ये लिखेगा कि दावा दायर किसने किया, इट एंड ए ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ रीजन फॉर रिटर्निंग इट, और साथ रीजन भी लिखेगा कि किस वजह से ये दावा वापस कर रहा है। बाज़ दफ़ा होता क्या है, कॉज ऑफ एक्शन नहीं होती दावे में, बाज़ दफ़ा होता ये है कि कोर्ट फीस नहीं लगी होती, बाज़ दफ़ा होता ये है कि मुद्दई का प्रॉपर मामलात ही नहीं लिखे होते, बाज़ दफ़ा होता ये है कि जो रिलीफ मांगना होता है वो लिखा ही नहीं होता। तो जो चीज़ इनकी वजूहात की बिना पर जो है दावा है वापस हो जाता है, या प्रॉपर फोरम पर दायर नहीं किया गया होता, करना कहीं था लेकिन कर कहीं दायर किया दिया। हाँ, वो जो रीज़न दी गई है उनको ख़त्म करके आप दोबारा आ जाएं। आगे पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें आएगी आगे। अब आ गई है जी 7-11 रूल 11 है ऑर्डर 7 का, इसको कहते हैं 7-11 की बहस। जब भी एक दावा दायर होता है तो उसके दायर होने के बाद अक्सर वकला में जो पहली तगड़ी बहस होती है वो 7-11 की होती है। 7-11 की बहस बेसिकली ये होती है कि दावा मेंटेनेबल भी है या इसको यहाँ से रिजेक्ट करवा दिया जाए। अब इसकी वर्डिंग पढ़ते हैं। बेसिकली रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, प्लेंट का नामंजूर होना। द प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड इन द फॉलोइंग केसेस, ये कुछ वजूहात हैं जिनकी वजह से प्लेंट रिजेक्ट की जा सकती है। Where it does not disclose a cause of action, जब cause of action ही ना बयान की गई हो एक दावे में। Where the relief claimed is undervalued and the plaintiff on being required by the court to correct the valuation within a time to be fixed by the court fails to do so। एक बंदे ने केस दायर किया है लेकिन उसने अंडर वैल्यू केस दायर कर दिया, उतनी अमाउंट का केस दायर हो ही नहीं सकता था, तो अदालत ने क्या किया, उसको टाइम भी दिया उस पार्टी को कि इसको करेक्ट कर लो, इसकी रेक्टिफिकेशन कर लो, लेकिन दिए गए टाइम के अंदर भी अगर प्लेंटिव वो करने से कासर रहता है या वो उसको करेक्ट नहीं कर पाता तो दावा रिजेक्ट कर दिया जाए। वेयर द रिलीफ क्लेम्ड इज प्रॉपरली वैल्यूड बट द प्लेंट इज रिटन अपॉन पेपर insufficient stamped and the plaintiff on being required by the court to supply the requisite stamp paper within a time to be fixed by the court fails to do so। बात यह है कि एक दावा तो उसने प्रॉपर वैल्यू के साथ किया है लेकिन जिस स्टैम्प पेपर पर जो उसकी कोर्ट फीस थी जो उसने लगानी थी वो कम लगाई है, तो अदालत ये कहती है कि भाई इसको पूरा करके हमें वापस दो और उसको एक टाइम पीरियड देती है। वो उस दिए गए टाइम पीरियड में अगर पूरा नहीं करता तो अदालत दावे को क्या कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है। वेयर द सूट अपीयर्स फ्रॉम द स्टेटमेंट इन द प्लेन टू बी बार्ड बाय एनी लॉ, अगर एक दावा लॉ की नज़र में बाढ़ हो, उस पर पाबंदी हो कि वो दायर नहीं किया जा सकता, तो वो अगर दायर कर दिया जाए तो ऐसा दावा क्या होता है, रिजेक्ट हो जाता है। शाह जी, एक दावा होता है ना जिसको लॉ ने मना किया हुआ है कि ऐसे केस आप दोबारा दायर नहीं कर सकते, तो वो फिर भी कर दिया जाए तो बाढ़ लॉ के बाढ़ की वजह से उसको क्या किया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक हो गया अकील, समझ आ गई। वेयर द सूट अपीयर फ्रॉम द रिकॉर्ड अवेलेबल विद द कोर्ट टू बी बार्ड बाय एनी लॉ, वही बात है।
अब बात करते हैं रूल 11A की। 11 है या 11 आपके पास है? चलें है तो पढ़ लेते हैं। 11A separate application barred. A plea for rejection of plaint under rule 11 may be raised by the defendant in his written statement and not by a separate application. अगर डिफेंडेंट एक केस के बारे में ये बताना चाहता है कि ये तो केस लॉ की तरफ से बार्ड है, इस पर पाबंदी है कि ये केस दायर नहीं किया जा सकता, इसको रिजेक्ट किया जाएगा रूल 11 के तहत। लॉ ये कहता है कि ये एप्लीकेशन देने के लिए जो डिफेंडेंट है उसको अलग से केस दायर करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी रिटन स्टेटमेंट में ये स्टेटमेंट बता सकता है, उसी के साथ एप्लीकेशन साथ अटैच कर सकता है। ठीक है, 12 की बात करते हैं। रूल 12 पढ़ते हैं। प्रोसीजर ऑन रिजेक्टिंग प्लेंट, जो प्लेंट है उसको रिजेक्ट करने का क्या प्रोसीजर है? रूल 12 Where a plaint is rejected, the judge shall record an order to that effect with the reasons for such order. जो स्टेटमेंट जज लिखेगा उसके रिजेक्शन की वो भी साथ अटैच करेगा कि इस वजह से उसने प्लेंट या दावे को या केस को रिजेक्ट किया है, नामंजूर किया है, एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद बात करते हैं रूल 13 की। अभी हम जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे हैं ये सिर्फ मुद्दई की साइड पे हैं, मुद्दई को मद्देनज़र रख के करनी है कि ये सारी केस दायर करने वाले की तरफ से चीज़ें, ताकि आपका कंसेप्ट ओके रहे। Where rejection of plaint does not preclude presentation of fresh suit, fresh plaint यानी जब दावा खारिज हो जाए लेकिन वो नए दावे पर पाबंदी ना लगाता हो। The rejection of the plaint on any of the grounds herein before mentioned shall not of its own force preclude का मतलब होता है मना करना, shall not of its own force preclude the plaintiff from presenting a fresh plaint in respect of the same cause of action। यानी अगर किसी वजह से दावा रिजेक्ट कर दिया गया है तो आप उसको फ्रेश ग्राउंड में लाकर उसी कॉज ऑफ एक्शन के साथ दायर कर सकते हैं। ठीक है, उस पर लॉ पाबंदी नहीं लगाता। एक वजह से आपका दावा खारिज हो गया ना, इब्राहिम भाई वापस हो गए, कोर्ट फीस नहीं लगी थी, अंडर वैल्यू था या कुछ भी ग्राउंड लगा के उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, आप उस चीज़ को फुलफिल करने के बाद दोबारा उसी कॉज ऑफ एक्शन पर यानी उसी वजह अनाद पर दोबारा केस दायर कर सकते हैं। मैटर तो वही है ना, दायरगी करने में कोई गलती आई है ना, मैटर तो चेंज नहीं हुआ। बात करते हैं जी रूल 14 की। सोनिया आपने लिख लिया है? प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑन विच प्लेंटिफ सूज, उन डॉक्यूमेंट की बात जिन पर प्लेंटिफ जो है रिलाई करके सूट कर रहा है, केस दायर कर रहा है। Where a plaintiff sues upon a document in his possession or power, he shall produce it in court when the plaint is presented and shall at the same time deliver the document or a copy thereof to be filed with the plaint। यानी जिस डॉक्यूमेंट पर लाए करके प्लेंटिफ एक केस दायर कर रहा है, जब वो केस अदालत में पेश होगा तब भी उस डॉक्यूमेंट की एक कॉपी अदालत में पेश की जाएगी। ठीक है, उसके बाद कहता है लिस्ट ऑफ अदर डॉक्यूमेंट्स वेयर द रिलाइज ऑन एनी अदर डॉक्यूमेंट्स वेदर इन हिज पोजेशन और पावर और नॉट एज एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ हिज क्लेम, ही शैल एंटर सच डॉक्यूमेंट इन ए लिस्ट टू बी एडेड और एनेक्स्ड द प्लेंट। अगर एक डॉक्यूमेंट और किसी डॉक्यूमेंट पर वो रिलाई कर रहा है किसी दूसरे डॉक्यूमेंट पर, तो उसका भी जिक्र करेगा, वो डॉक्यूमेंट उसकी पोजेशन में है या नहीं है। अगर उसकी पोजेशन में है तो उसको लिस्ट में साथ लगाएगा दावे के, अगर लिस्ट में नहीं है तो उसका खाली जिक्र कर देगा। ठीक है, रूल 15 की बात करते हैं, ये समझ आ गया?
स्टेटमेंट इन केस ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट इन प्लेंटिव पोजेशन और पावर, क्या स्टेटमेंट होगी जब एक डॉक्यूमेंट मुद्दई जब दावा दायर कर रहा होगा तो उसकी पोजेशन में या उसके कब्जे में ना होगा। Where any such document is not in the possession or power of the plaintiff, he shall, if possible, state in whose possession or power it is। यानी जो डॉक्यूमेंट पर वो रिलाई कर रहा है, अगर वो डॉक्यूमेंट उसकी पोजेशन में, उसके कब्जे में नहीं है, तो वो जिसके कब्जे में है उसका दावे में जिक्र करेगा कि ये डॉक्यूमेंट इस दावे के रेलिवेंट है और ये फलां बंदे के कब्जे में या फलां बंदे के पास पड़ा हुआ है, ताकि अदालत उससे खुद मंगवा लेगी। तो फिर भी मंगवाएगी। आगे आए पढ़ते हैं सारा कुछ, वन बाय वन चलें, सारी कुछ आएगा। बात करते हैं रूल 16 की। अकील समझ आ रही है? सूट ऑन लॉस्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, वेयर द सूट इज फाउंडेड upon a negotiable instrument and it is proved that the instrument is lost। यानी जब एक दावा जो है वो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर इंसार कर रहा हो और वो डॉक्यूमेंट जो है, वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो खो जाए, गुम हो जाए, तब क्या किया जाएगा? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पता है ना, अकॉर्डिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कौन कौन से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं? शाह जी, सोनिया, आपको आइडिया है? अकील, आपको आइडिया हो? मैं बताता हूँ। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी का है। चेक, बिल्कुल, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, चेक, हुंडी, ये सारे क्या हैं? ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अगर इस तरह के किसी दावे डॉक्यूमेंट का केस हो और वो के डॉक्यूमेंट जो है, एक्चुअल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो गुम हो जाए, आगे पढ़ो फिर क्या होता है। That the instrument is lost and an indemnity is given by the plaintiff to the satisfaction of the court। और जो उस दावे, उस इंस्ट्रूमेंट के गुम होने का जो हर्जाना होता है वो अदालत को मुतमिन करने के लिए प्लेंटिफ अदा कर देता है। फॉर एग्जाम्पल 5 लाख का वो चेक था, उतने की हद तक जो प्लेंटिफ है वो सिक्योरिटी जमा करवा देता है अदालत में, ताकि अदालत मुतमिन रहे कि जी डॉक्यूमेंट इसी का ही है। आगे पढ़ो। Against the claims or any other person upon such instrument, the court may pass such decree as it would have passed if the plaintiff had produced the instrument in court when the plaint was presented, and at the same time deliver a copy of the instrument to be filed with the plaint। अब दोबारा सुनो सारे को। अगर केस एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के गिर्द घूम रहा हो और वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहीं से खो जाए या गुम हो जाए, तो जो मुद्दई है वो अदालत को सेटिस्फाई करने के लिए उसके मुताबिक जितना हर्जाना बनता है वो अदालत में जमा करवा देता है कि अगर इसको कोई मेरे अलावा इस डॉक्यूमेंट को कोई क्लेम करेगा तो मैं जिम्मेदार हूँ, इसका मैं इसका हर्जाना पे कर रहा हूँ, मैं इसकी ज़मानत दे रहा हूँ। अगर मेरे अलावा कोई और इसका हकदार या दावेदार पैदा होता है या आता है तो मैं उसको जवाब दूँ, मैं कोर्ट के कहने पर भी जवाब दूँ। तो अदालत फिर उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट गुम हुआ है उसको ऐसे ही समझकर जजमेंट पास करेगी कि जैसे जजमेंट पास करते वक्त वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट प्लेंटिफ ने साथ लगाया हुआ है। बात समझ आ गई? यानी ऐसे ही कंसीडर करेगी कि जो पास है अभी डॉक्यूमेंट, क्योंकि एक बंदे ने जमानत दी है बकायदा कोर्ट में। क्लियर हो गया? सोनिया ओके है? अच्छा जी, रूल नंबर 17 आ गया। ये एक बड़ा टेक्निकल रूल था जो अभी मैंने आपको बताया है, अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें। प्रोडक्शन ऑफ शॉप बुक सेव इन सो फार एज इज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द बैंकर बुक्स एविडेंस एक्ट। बैंकर बुक एविडेंस एक्ट के अलावा बाकी जो चीज़ें वो क्या हैं जी? वेयर द डॉक्यूमेंट ऑन विच द प्लेंटिफ सूज इन एन एंट्री इज एन एंट्री इन ए शॉप बुक और अदर अकाउंट इन हिज पोजेशन और पावर, द प्लेंटिफ शैल प्रोड्यूस द बुक और अकाउंट एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द प्लेंट together with the copy of the entry on which he relies। अब बैंकर बुक्स के अलावा जो बाकी डॉक्यूमेंट्स जिन पर आप कोई शॉप बुक वाला रिलाई करके आ रहा है कि ये मेरे पास इसकी एंट्री और ये उसके मुताबिक मामलात फुलफिल नहीं कर रहा, तो लॉ ये कहता है कि ऐसा कोई आपका कोई मैटर हो तो उस जो बुक है
उसकी एक तो कॉपी साथ अटैच हो, उस जो स्पेसिफिक एंट्री है, और वो बुक भी पास हो। आगे पढ़ो। ओरिजिनल एंट्री टू बी मार्क एंड रिटर्न the court or such officer as is appointed in this behalf shall forthwith mark the document for the purpose of identification, and after examining and comparing the copy with the original shall, if it is found correct, certify it to be so and return the book to the plaintiff and cause the copy to be filed। अब बात ये करता है कि जैसे कि वो कोई डॉक्यूमेंट शॉप बुक की कोई बुक है, उस पर रिलाई करके आ रहा है, एक तो उसके साथ कॉपी उसने अटैच की हुई। लॉ ये कहता है कॉपी अटैच करने के साथ वो बुक भी लानी है, ताकि अदालत या अदालत का कोई अपॉइंट करदा ऑफिसर उस ओरिजिनल एंट्री को मार्क करे, उसकी वेरिफिकेशन करे, तस्दीक करे कि आया वाकई ही उधर है या नहीं है। उस एंट्री की वेरिफिकेशन करने के बाद उसकी जो कॉपी है वो अपने पास रख ले और ओरिजिनल वापस कर दे। ये जब डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होती है ना, तो अदालत जो है वो जो कॉपी पर एक मोहर लगाती है कि असल डॉक्यूमेंट तस्दीक कर लिया गया है, कॉपी पास है, उस पर मोहर लगी होती है, उस पर ये लिखा होता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शनाख्त कर लिया है या पहचान ली है और वापस कर दिया गया। ठीक है। रूल 18, इनएडमिसिबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट प्रोड्यूस व्हेन प्लेंट फाइल। एक दावा जब दायर किया है तो कुछ डॉक्यूमेंट साथ नहीं थे तो बाद में वो नहीं माने जाएंगे। ए डॉक्यूमेंट विच आउट टू बी प्रोड्यूस्ड इन कोर्ट बाय द प्लेंटिफ व्हेन द प्लेंट इज presented or to be entered in the list to be added or annexed to the plaint, and which is not produced or entered accordingly shall not without the leave of the court be received in evidence on this behalf at the hearing of the suit। कुछ डॉक्यूमेंट हैं जब दावा दायर किया जा रहा था वो साथ अटैच नहीं किए, लॉ ये कहता है कि बाद में वो डॉक्यूमेंट एज एविडेंस के लिए, सबूत के लिए नहीं माने जाएंगे। हाँ, अगर आप कोर्ट में एप्लीकेशन देते हैं, कोर्ट आपको इजाज़त दे देती है, तो फिर वो डॉक्यूमेंट जो पहले अटैच नहीं थे वो बाद में अलाउ है एज एविडेंस इस्तेमाल करना, अदरवाइज एप्लीकेशन के अलावा उनको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जो डॉक्यूमेंट साथ अटैच नहीं थे वो बाद में नहीं माने जाएंगे बगैर कोर्ट की इजाज़त के। कोर्ट इजाज़त दे दीजिए, अलाउ कर दे तो वो अलग बात है। नंबर 2 इसी का ही है। Nothing in this rule applies a document produced for cross-examination of the defendant witnesses or in answer to any case set up by the defendant or handed to a witness merely to refresh his memory। उन डॉक्यूमेंट का जिक्र नहीं होगा जो डॉक्यूमेंट सिर्फ जो क्रॉस एग्जामिनेशन में या जिरा में अपनी मेमोरी फ्रेश करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बारिश आ गई, चलें जी। रूल 19 है, address to be filed with plaint। Every plaint or original petition shall be accompanied by a proceeding giving an address at which service of notice, summon or other process may be made on the plaintiff or petitioner। Plaintiff or petitioner subsequently added shall immediately on being so added file a proceeding of this nature। अब बात ये करता है कोई भी दावा हो, उसमें कोई दावा हो या पिटीशन हो, उसमें जो एड्रेस हैं वो प्रॉपर दिए जाने चाहिए ताकि समन नोटिस वगैरह की तामील करवाई जा सके। ठीक है, या कोई भी अदालत हुक्म देती है उस हुक्म की तामील करवाई जा सके। रूल 20 पढ़ते हैं। इब्राहिम समझ आ रही है ना। नेचर ऑफ एड्रेस टू बी फाइल्ड। एन एड्रेस फॉर सर्विस filed under the preceding rule shall be within the local limits of the district court within which the suit or petition is filed or of the district court within which the party ordinarily resides। यानी एड्रेस किस तरह के होने चाहिए? एड्रेस जो है जिस अदालत के अंदर केस लगा हुआ है उसकी बाउंड्री के अंदर होने चाहिए। ठीक है, उस ज़िले के अंदर होने चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर। अब इसी रूल के साथ एक और चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दूं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बेसिकली अदालत होती कौन सी है। पाकिस्तान में डिफरेंट कैटेगरीज़ की कोर्ट हैं।
लेकिन मैं यहाँ आपको 3 का स्केच देता हूँ, गौर करें। इसका रूल साथ पढ़ते हैं। पहले बात करते हैं सिविल नेचर की कोर्ट्स का, फिर क्रिमिनल, उसके बाद रेवेन्यू। सिविल में जो सबसे छोटी अदालत है उसको सिविल कोर्ट कहते हैं, उससे जो बड़ी अदालत है उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं जी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद जो नेक्स्ट अदालत हमारे पास आती है वो आती है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के बाद आती है सुप्रीम कोर्ट। ये है सिविल नेचर में अदालतों की तरतीब। पहले सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। क्रिमिनल आ गया, जहाँ पे सिविल आता है वहाँ पे हमारे पास आता है जी मजिस्ट्रेरियल कोर्ट, जिसको हम मजिस्ट्रेट कहते हैं, मजिस्ट्रेट। ओके हो गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बजाय हमारे पास यहाँ आता है सेशन कोर्ट। हाई कोर्ट उसी तरह आ गया और सुप्रीम कोर्ट भी उसी तरह आ गया। ये तरतीब है सिविल और डिस्ट्रिक्ट में। अब बात क्या जो मैं आपको समझाने वाला था वो यहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट में क्या फ़र्क है। जब हम सिविल नेचर में जाएंगे, जो सेशन जज है वो डिस्ट्रिक्ट जज बन जाएगा। सिविल केस की कैटेगरी में जाएंगे, वही जज जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज बन जाएगा। जब हम जाएंगे क्रिमिनल कैटेगरी में, जो डिस्ट्रिक्ट है उसको हम सेशन जज बोलेंगे। फौजदारी के मैटर में वही जज सेशन जज की पावर रखेगा। सिविल कैटेगरी में, सिविल नेचर में वही जज जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की पावर रखेगा। हमने अक्सर अदालतों के बाहर लिखा हुआ पढ़ा होता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट लाहौर, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट कसूर या मंडी बहाउद्दीन या लाहौर मुल्तान, कोई भी, वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन यही होता है कि एक ही जज होता है। सिविल नेचर में उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, क्रिमिनल नेचर में उसको सेशन कोर्ट कहते हैं। क्लियर हो गया जी। अब रेवेन्यू में पहले हमारे पास क्या होता है, रेवेन्यू में हमारे पास पहले एसी आता है। एसी से भी अगर पीछे जाएं तो हमारे पास 2 और बंदे आते हैं, एक पटवारी होता है और एक तहसीलदार होता है। तहसीलदार वगैरह इनको ऑफिसर नहीं मानते, ये निचली कैटेगरी के होते हैं। एसी, डीसी, एसी मतलब असिस्टेंट कमिश्नर, डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। उसके बाद कमिश्नर, ये आउट ऑफ सिलेबस चीज़ थी, मैंने कहा आपका फ़ायदा हो जाएगा। कमिश्नर के बाद आ गया हमारे पास बोर्ड, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। बोर्ड के बाद हमारे पास आती है हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। ये रेवेन्यू में। अभी सर्विस और रेंट और पता नहीं कौन कौन सी कोर्ट्स रहती हैं, मैंने कहा इनका थोड़ा सा कंपैरिजन मुझे लगा कि मैं आपको बता दूं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जिक्र बार बार होता रहेगा, तो ये आपको बताना ज़रूरी था। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद बात करते हैं रूल 21 की। बीइंग ए लॉयर, मेरी कोशिश होगी कि ना सिर्फ आपका लॉ गेट पास हो बल्कि आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती रहें ताकि आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। Consequences of failure to file address. Where a plaintiff or petitioner fails to file an address for service, he shall be liable to have his suit dismissed or his petition rejected by the court suo motu, or any party may apply for an order to effect, and the court may make such order as it thinks just. यानी अगर प्लेंटिफ मुदई सही एड्रेस फाइल नहीं लिखता दावे में, तो अदालत के पास अख्तियार है कि उस केस को एक तो खारिज कर सकती है या उसको रिजेक्ट कर सकती है। खारिज करना और चीज़ है, रिजेक्ट करना और चीज़ है। ये अदालत अपनी पावर इस्तेमाल सो मोटो लेते हुए भी अब पावर इस्तेमाल कर सकती है, और दूसरा किसी की पार्टी के कहने पर भी ये एक्शन ले सकती है कि इसने एड्रेस ही पूरे नहीं लिखे, एड्रेस देने में ये नाकाम रहा है, लिहाजा इसका दावा खारिज किया जाए या रिजेक्ट किया जाए। ठीक है, खुद भी ये ऑर्डर फरमा सकती है और किसी के पॉइंट आउट करने पर भी ये ऑर्डर फरमा सकती है, सादर कर सकती है। रूल 22 पढ़ते हैं। शाह जी, जिसका भी ये साइलेंट कर लें। Procedure when party not found at place of address.
क्या तरीक़ेकार है जब पार्टी अपने पते पे ही ना मिले तो, यानी दावा दायर किया है ना, उसके बाद नोटिस वगैरह हुए हैं और पार्टी पते पर मौजूद ही नहीं है, तो प्लेंटिफ के पास, मुद्दई के पास क्या तरीक़ेकार है? सुनो अब। Where a party is not found at the address given by him for service and no agent or adult male member of his family on whom a notice, summon or other process can be served is present, a copy of the notice, summon or other process shall be affixed to the outer door of the house. अगर एक बंदे को, एक पार्टी को समन नोटिस वगैरह हुए और वो घर पे मौजूद ही नहीं है और ना उसके घर का कोई मेल अडल्ट फर्द है, मेल छोटे बच्चे की बात नहीं हो रही, अडल्ट यानी जो मिच्योर है, जो 18 साल से ऊपर का है, ना ऐसा कोई बंदा मौजूद है, तो उसके बाद अदालत क्या करेगी, उसी नोटिस समन की कॉपियां जो है उसके घर का जो बाहर का दरवाज़ा उस पर चिस्पा कर देगी। ठीक है। उसके बाद है जी रूल नंबर 23, सर्विस ऑन प्लीडर। प्लीडर मैंने बताया था, प्लीडर कौन होता है? सरकारी वकील नहीं होता, वकील होता है, वो गवर्नमेंट प्लीडर होता है। सर्विस ऑन प्लीडर वेयर ए पार्टी एंगेज ए प्लीडर notices, summons or other process for service on him shall be served in the manner prescribed by order 3 rule 5 unless the court direct service at the address for service given by the party। यानी अगर किसी पार्टी ने कोई वकील एंगेज किया है तो वकील के चैम्बर तक या उसके पते पर भी समन करवाए जा सकते हैं कि आपकी पार्टी के खिलाफ ये केस आ गया, ये मसला है, ये ऑर्डर है, ये समन है, ताकि उसका जवाब दें। वो रखा ना हो तो पार्टी को डायरेक्ट करो। चेंज ऑफ एड्रेस रूल 24 सॉरी। A party who desire to change the address for service given by him as aforesaid shall file a verified petition and the court may direct the amendment of the record accordingly. Notice of the such petition shall be given to such other parties to the suit as the courts may deem it necessary to inform, and may the either serve upon the pleader for such parties or be sent to them by registered opposition the court thinks fit। ये पता नहीं क्या है, ये थोड़ा सा अच्छा। अब इसमें कहता ये है कि एक पार्टी अगर अपना पता तब्दील करवाना चाहती है तो वो अदालत में एक एप्लीकेशन देगी कि मेरा एड्रेस चेंज किया जाए। अदालत मुतल्लिका स्टाफ को कहेगा कि इसका जो रिकॉर्ड है अकॉर्डिंग टू न्यू एड्रेस मेंटेन किया जाए, लेकिन इससे पहले दूसरी पार्टी को नोटिस दिया जाता है कि ये पार्टी अब इस घर की बजाय इस घर में है, अब कोई भी नोटिस वगैरह करवाना हो तो इस पते पे भेजिएगा। ठीक हो गया। उसके बाद बात करते हैं रूल नंबर 25 की। Service by other modes. Nothing in this rule shall prevent the court from directing the service of notice, summon or other process in any other manner for any reason it thinks fit to do so। अदालत ये कहती है कि अदालत को किसी भी दूसरे तरीके पर समन जाने में कोई एतराज़ नहीं। वो ये नहीं कहती कि खाली स्टीरियोटाइप जो तरीका सदियों से चला आ रहा है वही अपनाओ। समन का बेसिक पर्पज़ क्या होता है? दूसरी पार्टी को इतला देना कि आपके खिलाफ ये केस आ गया, समन या नोटिस। अब एक और बात निकल आई, इसका आखिरी पैरा रूल पढ़ने के बाद में आप इसी में पढ़ते हैं। उसने कहा है कि समन या नोटिस के जो प्रोसेस है उसका तरीक़ेकार कोई भी अडॉप्ट किया जा सकता है, बेसिकली इतला ही होते हैं। अब समन क्या है, नोटिस क्या है, समन और नोटिस में फ़र्क क्या है? सोनिया इधर गौर करो, अकील आपने भी गौर से सुनना है। समन का भी मकसद अतला देना है और नोटिस का मकसद भी अतला देना है। जब केस दायर किया जाता है, मेन केस दायर किया जाता है, उसमें जो अतला देने के लिए किया जाता है, मेन केस में अतला देने के लिए जो इस्तेमाल होता है उसको हम समन कहते हैं। उस केस में फर्दर एक एप्लीकेशन आ जाती है, यानी मुद्दा अलैह को मेन केस में बुलाने के लिए जो अतला देने के लिए प्रोसेस जारी होता है उसको समन कहते हैं।
फॉर एग्जांपल मैंने रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का दावा किया हुआ, पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का दावा किया हुआ। अब जो मेन दावा है ना, इसमें जब मैं नेक्स्ट पार्टी को बुलाऊंगा ना, उस जो प्रोसेस होगा वो समन के जरिए होगा। एक मेन दावे के जरिए, मेन दावे में किसी को बुलाया जाता है तो वो समन के जरिए बुलाया जाता है। उस दावे में चलते दौरान एक एप्लीकेशन आ जाती है, उस एप्लीकेशन के जरिए जो इतला दी जाती है वो नोटिस के जरिए इतला दी जाती है। ये डिफरेंस का पता चल गया कि मेन दावे में समन होते हैं और उस केस के दौरान जितनी भी एप्लीकेशंस आएंगी, जितनी भी एप्लीकेशन आएंगी, अमेंडमेंट की एप्लीकेशन आएंगी, रिजेक्शन की एप्लीकेशन आएंगी या कोई और एप्लीकेशन आती है, उन सब एप्लीकेशंस में समन नोटिस होंगे। मेन दावे में हमेशा समन होते हैं और किसी एप्लीकेशन में इतला देने के लिए इब्राहिम क्या होते हैं, नोटिस होते हैं। अब रूल पढ़ते हैं जी, लिस्ट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्लेंटिफ्स, रूल 20, इस ऑर्डर का आखिरी रूल है। इसके लिए इन एवरी सूट ऑफ द नेचर रेफर्ड इन रूल 3 ऑर्डर 22 द प्लेंट शैल बी अकम्पनीड बाय ए स्टेटमेंट गिविंग लिस्ट ऑफ लीगल वारसान। बेसिकली ये होता है कि जो बंदा भी मुद्दई दावा दायर कर रहा होता है उसको अपने साथ अपने वारसान की भी तफसील देनी होती है कि क्या है, उसके वालिद का नाम क्या है, उसकी बीवी का नाम क्या है, बच्चों का नाम क्या है, बहन भाइयों का नाम क्या है, यानी उसके जो लीगल वारसान हैं उनके